नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत मजेदार है और ये दिखाया गया है कि जो पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो मुफ्तखोर कितना होते हैं इस कहानी में आपको। ये निमंत्रण के कितने आदी रहते हैं और इसी में एक पंडित जी हैं, वह उनको एक निमंत्रण मिलता है एक रानी साहिबा के यहाँ, तो वह अपने बच्चों को तैयार कर लेते हैं और साथ में बीवी को भी मर्दाना लिबास पहना करके चल पड़ते हैं निमंत्रण के लिए। और कैसा निमंत्रण खाते हैं, क्या आनंद आता है, इस कहानी को सुन के आपको मजा आ जाएगा। और खाने के लिए किस तरीके से वह शास्त्रों को भी पलटने पे उतारू हो जाते हैं, नियम कानूनों को तोड़ने पे उतारू हो जाते हैं, ये भी देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है निमंत्रण। और एक पंडित जी हैं जिनका नाम है मोटे राम शास्त्री, उनकी पत्नी का नाम है सोना, और उनके फिर 5 बच्चे हैं और उनके एक परम मित्र हैं जिनका नाम है चिंतामणि। चलिए अब देखिए, कहानी जबरदस्त है, पूरी सुनिएगा भाई, बीच में भागने से फिर कहानी का मजा नहीं आएगा। पंडित मोटेराम शास्त्री जी ने अंदर जाकर विशाल उदर पेट पर हाथ फेरते हुए बड़े तेज स्वर में कहा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मालुका कह गए सबके दाता राम। सोना प्रफुल्लित होकर पूछा, कोई मीठी ताजी खबर है क्या? शास्त्री जी ने पैतर बदल कर कहा, मार लिया, आज ऐसा ताक मारा कि चारों खाने चित, सारे घर का न्योता है, सारे घर का। वाह! बड़-बड़ कर बड़ा-बड़ा हाथ मारूँगा कि देखने वाले दंग रह जाएँगे। उधर महाराज, पेट अभी से अधीर हो रहा है। सोना कहीं पहले की भांति अब भी धोखा ना हो जाए, पक्का पोढ़ा कर लिया है ना? मोटे राम मूँछों ऐंठते हुए, ऐसा शगुन मुँह से ना निकालो। बड़े जब तब के बाद यह शुभ दिन आया है, जो तैयारी करनी है, कर डालो। सोना वह तो करूँगी ही, क्या इतना भी नहीं जानती, जन्म भर घास थोड़ी खोदती रहूँगी, मगर है ना घर भर का दावत है। मोटे राम, अब और कैसे कहूँ, पूरे घर भर का है, इसका अर्थ समझ में ना आया हो तो मुझसे पूछो। विद्वानों की बात समझना सबका काम नहीं है, मगर उनकी बात सभी समझ लें तो उनकी विद्वता का महत्व ही क्या? बताओ क्या समझी? मैं इस समय बहुत ही सरल भाषा में बोल रहा हूँ, मगर तुम नहीं समझ सकोगी। बताऊं विद्वता किसे कहते हैं? महत्व ही का अर्थ बताओ। घर भर का निमंत्रण देना क्या दिल लगी है? हाँ, ऐसे अवसर पर विद्वान लोग राजनीति से काम लेते हैं और उसका वही आशय निकालते हैं जो अपने अनुकूल हो। मुरादापुर की रानी साहब 7 ब्राह्मणों को इच्छापूर्ण भोजन कराना चाहती हैं। कौन-कौन महाशय मेरे साथ जाएँगे, यह निर्णय लेना मेरा काम है। अलगू शास्त्री, अलगू राम शास्त्री उनके वो लड़के हैं। बेनी राम शास्त्री, छेदी राम शास्त्री, भवानी राम शास्त्री, फेकू राम शास्त्री, मोटे राम शास्त्री, ये 6 लोग हो गए। आदि जब इतने आदमी अपने घर में ही है तो बाहर कौन ब्राह्मण खोजने जाए? सोना और 7वां कौन भाई साहब? तो मोटे राम ने कहा कि बुद्धि दौड़ाओ। सोना बोली, एक पत्तल घर लेते आना। मोटे फिर वही बात, जिसमें बदनामी हो। छी! पत्तल घर लाऊं? उस पत्तल में वह स्वाद कहाँ जो जजमान के घर पर बैठकर भोजन करने में है। सुनो, 7वें महाशय हैं पंडित सोनाराम शास्त्री, ये उनकी पत्नी। सोना, चलो दिल लगी करते हो भला, मैं कैसे जाऊंगी? मोटे मोटे राम ने कहा, ऐसे ही कठिन अवसरों पर तो विद्या की आवश्यकता पड़ती है। विद्वान आदमी अवसर को अपना सेवक बना लेता है और मूर्ख अपने भाग्य को रोता है। सोना देवी, सोनाराम शास्त्री में क्या अंतर है जानती हो? केवल परिधान का। परिधान का अर्थ समझती हो? परिधान मतलब पहनावे को कहते हैं। इसी साड़ी को मेरी तरह बांध लो, मेरी मिर्जाई पहन लो, ऊपर से चादर ओढ़ लो, पगड़ी मैं बांध दूंगा, फिर कौन पहचान सकता है? सोना ने हंसकर कहा, मुझे तो लाज लगेगी। मोटे राम ने कहा, तुम्हें करना ही क्या है, बातें तो हम करेंगे। सोना, मन ही मन आने वाले पदार्थों का आनंद लेकर बड़ा मजा आएगा। बस अब विलंब ना करो, तैयारी कर डालो। तो चलो भैया। सहसा सोना देवी को एक बात याद आ गई, बोली, इन बिच्छुओं का क्या करूंगी? मोटे राम ने भौं चढ़ाकर कहा, इन्हें उठाकर रख देना, और क्या करोगी? सोना, हाँ जी, क्यों नहीं, उतार कर रख दूं। मोटे राम, तो क्या तुम्हारे बिछुए पहनने से ही मैं जिंदा हूँ? मैं जिंदा हूँ पौष्टिक पदार्थों के सेवन से, तुम्हारे बिछुओं के पुण्य से नहीं जिंदा हूँ। सोना, नहीं भाई, मैं बिछुए नहीं उतार पाऊंगी।
मोटे राम ने सोचकर कहा, अच्छा पहन चलो, कोई हानि नहीं। गोवर्धनधारी यह बाधा भी हर लेंगे। बस पाँव में बहुत से कपड़े लपेट लेना, मैं कह दूंगा इन पंडित जी को पील पाँव हो गया है। क्यों, कैसी सूझी? पंडिताइन ने पतिदेव को प्रशंसा सूचक नेत्रों से देखकर कहा, जन भर पढ़ा नहीं है। संध्या समय पंडित जी ने पांचों पुत्रों को बुलाया, उपदेश देने लगे और पुत्रों को कोई काम करने के पहले खूब सोच समझ कर कार्य करना चाहिए। ऐसा काम, मान लो रानी साहब ने तुम लोगों का पता ठिकाना पूछना आरंभ कर दिया, मतलब अभ्यास कराने लगे, तो यह महान मूर्खता होगी कि तुम सब मेरा नाम ले लो। सोचो कितने कलंक और लज्जा की बात होगी कि जब मुझ जैसा विद्वान केवल भोजन के लिए इतनी बड़ी कुचक कुचक्र रचे। इसलिए तुम सभी लोग भूल जाओ कि मेरे पुत्र हो। अपने पुत्रों से कह रहे हैं मोटा राम जी, कोई मेरा नाम ना बतलाए। संसार में नामों की कमी है, कोई अच्छा सा नाम चुन लो। पिता का नाम बदल देने से कोई गाली नहीं लगती, यह कोई अपराध नहीं है। अलगू आप ही बता दीजिए। अलगू मोटे राम का बड़ा पुत्र। मोटे राम, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, इतने महत्व काम मुझे ही स्वयं करना चाहिए। तो मोटे राम पंडित जी ने सबके नाम जो है बारी बारी से रख दिए। सबको बच्चों को नाम बता दीजिए। सब बच्चों के नाम जो है उनको रटवा दिए और रटवाने के बाद पंडित जी बार बार एक एक बच्चे से उसका नाम पूछने लगे। पूछ ही रहे थे कि इतने में उनके एक मित्र हैं चिंतामणि जी, वह जो पंडित जी के साथ ही, मोटा राम जी के साथ ही अक्सर भोजन वोजन के निमंत्रण में जाया करते थे, उनके घर आ गए। उन्होंने देखा कि पंडित जी कुछ बच्चों से पूछ रहे हैं, सारे बच्चे एक ही साथ, तो उन्हें कुछ शक हुआ। पंडित चिंतामणि को लगा कि क्या चल रहा है, तो वो बाहर तो चले गए और बाहर ही जाकर के वो कोने में एक दरवाजे के बाहर छुप गए। मोटे राम को लगा कि पंडित चिंतामणि चले गए हैं, तो उन्होंने फिर से वही अभ्यास कराना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं था, शाम को ही भोजन था। तो उन्होंने कहा, मना लो, पंडित जी चिंतामणि रूठे जा रहे हैं। मोटे राम ने कहा कि जब कोई काम पड़ेगा, निमंत्रण की सूचना पाते ही उनका सारा क्रोध शांत हो जाएगा। हाँ, भवानी, मतलब अपने बच्चे का नाम बता रहे हैं कि भवानी, या तुम अपने पिता का नाम बताओ। भवानी ने कहा, गंगू पांडे। मोटे, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मोटे ने पूछा, फेकू तुम्हारे पिता क्या नाम है? बता तो दिया, उस पर कहते हो पढ़ता नहीं। मोटे, हमें भी बता दो। फेकू सेतुराम पाठक तो है। मोटे, बहुत ठीक, हमारा लड़का बड़ा राजा है, आज तुम्हें अपने साथ बैठाएंगे और सबसे अच्छा माल तुम्ही को खिलाएंगे। तो ना, हमें भी कोई नाम बता दो। मोटे राम रसिकता से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा नाम है पंडित मोहन स्वरूप सकुल। और सोना देवी ने लजाकर सिर झुका दिया। सोना देवी देवी तो लड़कों को कपड़े पहनने लगी। उधर फेकू आनंद की उमंग में घर से बाहर निकला। पंडित चिंतामणि रूठ कर चले थे, कुतूहलवश अभी द्वार पर ही दुबके के खड़े हुए थे। इन सब बातों की उन्हें शंका हो रही थी। जैसे ही फेकू बाहर निकला, पंडित जी ने गोद में उठा लिया, बोले, कहाँ न्योता है बेटा? अपनी जान में तो बहुत। धीरे से उन्होंने पूछा, लेकिन अनजाने कैसे मोटे राम के कानों में नजर खबर पड़ गई। वह तुरंत बाहर निकल के आए, देखा तो चिंतामणि जी फेकू को गोद में लिए और पूछ रहे हैं। लपक कर लड़के का हाथ पकड़ लिया, चाहा कि उसे अपने मित्र की गोद से छीन ले, मगर चिंतामणि जी को अभी अपने प्रश्न का उत्तर न मिला। कहते हुए लड़के के साथ हाथ छुड़ाकर उसे लिए हुए अपने घर की ओर भागे। मोटे राम भी यह कहते हुए उनके पीछे दौड़े, उसे क्यों लिए जाते हो धूर्त कहीं का दुष्ट? चिंतामणि, मैं कह देता हूँ उसका नतीजा अच्छा ना होगा, फिर कभी किसी निमंत्रण में न ले जाऊंगा। भला चाहते हो तो उसे उतार दो। मगर चिंतामणि ने एक ना सुनी, भागते ही चले गए। उनकी देह अभी संभाल के बाहर ना हुई थी, दौड़ सकते थे, मगर मोटे राम को एक एक पग आगे बढ़ाना दुश्वार हो गया था। भैंसे की बात हाँफते, नाना प्रकार के विशेषणों का प्रयोग करते हुए दुल की चाल से चले जाते और यद्यपि पिछड़ अंतर बढ़ता जाता था, पीछा ना छोड़ते। अच्छी घुड़दौड़ थी, मगर नगर के दो महात्मा दौड़ते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो दो गेंडे चिड़िया घर से भाग आए। सैकड़ों आदमी तमाशा देखने लगे, कितने ही बालक उनके पीछे तालियां बजाते हुए दौड़े। कदाचित यह दौड़ पंडित चिंतामणि के घर पर ही समाप्त होती, पर मोटे राम धोती ढीली होने के कारण उलझ गई और गिर पड़े बेचारे। चिंतामणि ने पीछे फिर कर यह दृश्य देखा तो रुक गए और फेकूराम से पूछा, क्यों बेटा, कहाँ न्योता है? फेकूराम, फेकू, बता दे, हम मिठाई। फेकू बच्चे ने कहा, बता तो दें, लेकिन तुम मिठाई दोगे? चिंतामणि का, हाँ दूंगा, बताओ। फेकू ने कहा, रानी के यहाँ। चिंतामणि ने कहा, कहाँ की रानी? फिर बच्चे ने कहा, मैं नहीं जानता कहाँ की रानी, नगर में कोई बड़ी बड़ी रानी है, उन्हीं के न्योता है। चिंतामणि का, अब इतनी रानियां हैं, कहाँ कहाँ ढूंढता घूमूंगा, जहाँ कोशिश करूंगा जहाँ भीड़ होगी वह दावत होगी तो भीड़ तो होगी होगी।
चलो, मोटे राम जी के पा अब जो पूछना चाहते वो तो उन्होंने पूछ ही लिया, मोटे राम के पास है, उनको उठाने का प्रयास करने लगे। मोटे राम गिर कैसे पड़े मित्र, यहाँ कहीं गड्ढा भी तो नहीं? मोटे राम तुमसे क्या मतलब, तुम लड़के को ले जाओ, जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो। चिंता, मैं ये कपट व्यवहार नहीं करता, दिल्लगी की थी, तुम बुरा मान गए। ले उठ तो बैठ, राम का नाम लेके, मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं पूछा। मोटे चल झूठा। चिंता मणि जनेऊ हाथ में लेकर कहता हूँ, मोटे तुम्हारी शपथ का विश्वास नहीं। चिंतामणि, तुम मुझे इतना धूर्त समझते हो? इससे कहीं अधिक। तुम गंगा में डूबकर शपथ खाओ तो भी हमें विश्वास ना है। चिंतामणि दूसरा यह बात कहता तो मुंह उखाड़ लेता। मोटे राम ने कहा, तो फिर आ जाओ। चिंतामणि, पहले पंडिताइन से पूछ आओ। मोटे राम हसमक व्यंग न सह सका, चटपट बैठाओ, उठ बैठाओ। चिंतामणि का हाथ पकड़ लिया, दोनों मित्रों में मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों हनुमान जी की स्तुति कर रहे थे और इतने जोर से गरज गरज कर मानो सिंह दहाड़ रहे हो। बस ऐसा जान पड़ता था मानो दो पीपे आपस में टकरा रहे हो। मोटे राम, महाबली विक्रम बजरंगी। तो चिंतामणि कहता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। मोटे राम फिर कहते, जय 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 हनुमान गोसाई। चिंतामणि कहता, प्रभु राखिए लाज हमारी। मोटे राम ने कहा, यह हनुमान चालीसा में नहीं है। चिंतामणि ने कहा, यह हमने स्वयं रचा है। क्या तुम्हारी तरह की यह रटन विद्या है, जितना कहो उतना रच दे? मोटे, अबे हम रचने पर आ जाएं तो एक दिन में 1 लाख स्तुतियां रच डालें, किंतु इतना अवकाश किसे? दोनों महात्मा अलग खड़े होकर अपने अपने रचना कौशल की डींगे मार रहे थे। मल्ल युद्ध शास्त्रार्थ का रूप धारण करने लगा। विद्वानों के लिए यही उचित है। इतने में किसी ने चिंतामणि के घर पर जाकर खबर दे दी, पंडित मोटा राम चिंतामणि दोनों लड़ाई कर रहे हैं। चिंतामणि जी की 3 पत्नियां थीं, कुलीन ब्राह्मण थे, पूरे 20 बिस्वे। उस पर विद्वान भी उच्च कोटि के, दूर दूर तक जजमानी थी। ऐसे पुरुषों को सब अधिकार है। कन्या के साथ साथ जब प्रचुर दक्षिणा भी मिलती हो तब कैसे इनकार किया जाए? इन तीनों महिलाओं को सारे मोहल्ले में आतंक रहता था। पंडित जी ने उनके नाम भी बहुत ही रसीले रखे थे। बड़ी स्त्री को अमृति, मंझली को गुलाब जामुन, छोटी को मोहन भोग कहते थे। पर मोहल्ले वालों के लिए तीनों महिलाएं त्राय ताप से कम न थी। घर में नित्य आंसुओं की नदी बहती रहती थी। खून की नदी तो पंडित जी ने अभी कभी नहीं बहाई, अधिक से अधिक शब्दों की ही नदी बहाई थी। पर मजाल है कि बाहर का आदमी किसी को कुछ कह जाए। संकट के समय तीनों एक हो जाती थी। यह पंडित जी के नीति चतुर्य का सुफल था। ज्यों ही खबर मिली कि पंडित चिंतामणि पर संकट पड़ा हुआ, तीनों त्रिदोष की भांति कुपित हो गई। घर से निकली और उनमें जो अन्य दोनों जैसी मोटी नहीं थी, सबसे पहले सामान्य भूमि में जा पहुंची। पंडित मोटे राम जी ने उसे आते देखा, समझ गए कि अब कुशल नहीं। अपना हाथ छुड़ाकर बगुटी भागे, फिर पीछे भी ना देखा। चिंतामणि जी ने बहुत ललकार, पर मोटे राम के कदम न रुके। चिंतामणि, अजी भागे क्यों, ठहरो, कुछ मजा तो चखते जाओ। मोटे, मैं हार गया भाई, हार गया, अभी कुछ दक्षिणा तो ले लो। मोटे राम भागते हुए कहा, दया करो भाई, दया करो। 8 बजते बजते पंडित मोटे राम ने स्नान पूजा करके, अब विलंब नहीं करना चाहिए, सब लोग तैयार हो जाओ। तो ना, तैयार मैं तो पहले से तैयार बैठी हुई, सारे कपड़े भी पहन रखे हैं। ठीक है, तुम ही किसी बात की सुध नहीं रहती। रात को कौन देखता है कितनी देर तक पूजा करते हो? मोटे, तुमसे एक नहीं 1000 बार कह चुका हूँ, मेरे कामों मत बोला करो। तुम नहीं समझ सकती कि मैंने इतना विलंब क्यों किया है। तुम्हें ईश्वर ने इतनी बुद्धि ही नहीं दी। जल्दी जाने से अपमान होता है। यजमान समझता है लोभी है, भुक्खड़ है, इसलिए चतुर लोग विलंब किया करते हैं। जिसमें यजमान समझे कि पंडित जी को इसकी सुध ही नहीं, भूल गए होंगे, बुलाने बुलाने को आदमी भेजे। इस प्रकार जाने में जो मान महत्व है, वह मर भूखों की तरीके जाने में क्या कभी हो सकता है? मैं बुलाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कोई ना कोई आता ही होगा। लाओ थोड़ी पंकी जो है मेरे बालकों को खिला दी है ना। तो ना, उन्हें तो मैंने सांझ ही को खिला दी थी। कोई मोटे, कोई सोया तो नहीं? तो ना, आज भला कौन सोएगा, सब भूख भूख चिल्ला रहे थे। मैंने थोड़ा चबेना मंगा कर सब बच्चों को बांट दिया है। मोटे शाम ने दांत पीसते हुए कहा कि तुम भला शाम को चबेना बच्चों क्यों खिला रही हो? अगर चबेना यहीं खा लेंगे तो वहां क्या खाएंगे? छी छी, जरा भी बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास। सोना ने कहा, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए प्रभु। मोटे राम रोते ही थे, रोने देती, रोने से उनका पेट ना भरता बल्कि और भूख बढ़ जाती। सहसा एक आदमी ने आके बाहर आवाज दी, पंडित जी महारानी जी बुला रही हैं, चलो जल्दी चलो। पंडित जी ने पत्नी की ओर गर्व से देखा, देखा इसे कहते हैं निमंत्रण। बाहर आकर पंडित जी ने उस आदमी से कहा, तुम्हें एक क्षण और ना आते, तुम्हें कथा सुनाने
चला गया होता। मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि आज आपके यहाँ हमारा निमंत्रण है। 9 बजते-बजते पंडित मोटाराम, बाल गोपाल सहित रानी साहब के द्वार पहुँचे। रानी बड़ी विशालकाय और तेजस्विनी महिला थी। इस समय वे कारचौबीदार तकिया लगाए तख्त पर बैठी हुई थी। 2 आदमी हाथ बाँधे पीछे खड़े थे। बिजली का पंखा चल रहा था। पंडित जी को देखते ही रानी ने तख्त से उठकर चरण स्पर्श किया और उस बालक मंडल को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, "इन बच्चों को आप कहाँ से पकड़ लाए?" मोटा राम करता क्या, सारा नगर छान मारा। किसी पंडित ने आना स्वीकार न किया। कोई किसी के यहाँ निमंत्रित है, कोई किसी के यहाँ। तब तो मैं बहुत चकराया। अंत में मैंने उनसे कहा, अच्छा आप नहीं चलते तो हरी इच्छा, लेकिन ऐसा कीजिए मुझे लज्जित ना होना पड़े। तब जबरदस्ती प्रत्येक घर से जो बालक मिला उसे पकड़ लाया। क्यों फेंक्यू राम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या नाम है? फेंकू राम ने गर्व से कहा, पंडित सेतुराम पाठक। रानी, बालक तो बड़ा होनहार है। और बालकों को भी उत्कंठा हो रही थी कि हमारी भी परीक्षा ली जाए, लेकिन जब पंडित जी ने उनसे कोई प्रश्न न किया, उधर रानी ने फेकूराम की प्रशंसा करी, तब तो वे अधीर हो उठे। भवानी बोला, मेरे पिता का नाम पंडित गंगू पांडे है। छेदी बोला, मेरे पिता का नाम दमड़ी तिवारी है। बेनी राम ने कहा, मेरे पिता का नाम पंडित मगरू ओझा है। अलगू समझदार था, चुपचाप खड़ा रहा। रानी ने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है जी? अलगू को इस वक्त पिता का निर्दिष्ट नाम याद न आया, ना कि सूझा कि कोई और नाम ले ले। हत बुद्धि सा खड़ा रहा। पंडित मोटे राम ने जब उसकी ओर दांत पीस कर देखा, तब वह रहा सहा हवास भी, वो जो होश भी था वो भी गायब हो गया। फेकू राम ने कहा, हम बता दें भैया भूल गए। रानी ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपने पिता का नाम भूल गया है ये? यह तो विचित्र बात है। मोटे राम ने अलगू के पास जाकर कहा, कहा से? अलगू राम बोल उठा, केशव पांडे। रानी, तो अब तक क्यों चुप था? मोटे, कुछ ऊंचा सुनता है सरकार। रानी, मैंने सामान तो बहुत सा मंगवाया है, सब खराब होगा, लड़के क्या खाएंगे? मोटे राम ने कहा, सरकार इन्हें बालक ना समझे। इनमें जो सबसे छोटा है वह 2 पत्तल खा कर उठेगा। जब सामने पत्तल पड़ गई, भंडारी मतलब खाना बनाने वाला चांदी की थाली में एक से एक उत्तम पदार्थ ला लाकर परोसने लगा। तब पंडित मोटा राम जी की आंखें खुल गई। उन्हें आए दिन निमंत्रण मिलते रहते थे, पर ऐसे अनुपम पदार्थ कभी सामने नहीं आए थे। घी की ऐसी सौंधी सुगंध उन्हें कभी ना मिली थी। प्रत्येक वस्तु के केवड़े गुलाब की लपटें उड़ रही थी। घी टपक रहा था। पंडित जी ने सोचा, ऐसे पदार्थों से कभी पेट भर सकता है? मानो खा जाऊं फिर भी और खाने को जी चाहे। देवतागण इनसे उत्तम और कौन से पदार्थ खाते होंगे? इनसे उत्तम पदार्थों की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। पंडित जी को इस वक्त अपने परम मित्र पंडित चिंतामणि की याद आ गई। अगर वे होते तो रंग जम जाता। उनके बिना रंग फीका रहेगा। या दूसरा कौन है जिससे लाग डाग करूं? लड़के दो दो पत्तलों में के बोल जाएंगे। सोना कुछ साथ देगी, मगर कब तक? चिंतामणि के बिना रंग ना घटेगा। वे मुझे ललकारेंगे, मैं उन्हें ललकारूंगा। उस उमंग में पत्तलों की कौन गिनता है? हमारी देखा देखी लड़के भी डट जाएंगे। ओह, बड़ी भूल हो गई। ये ख्याल मुझे पहले ना आया। रानी साहब से कहूं, बुरा तो न मानेंगी। ओह, जो कुछ हो, एक बार जोर तो लगाना ही चाहिए। तुरंत खड़े होकर रानी साहब से बोले, सरकार आज्ञा हो तो कुछ कहूं। रानी, कहिए कहिए महाराज, किसी वस्तु की कमी है? मोटे राम ने कहा, नहीं सरकार, किसी बात की नहीं। ऐसे उत्तम पदार्थ तो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। सारे नगर में आपकी कीर्ति फैल जाएगी। मेरे परम मित्र पंडित चिंतामणि जी हैं, जो आज्ञा हो तो उन्हें बुला लो। बड़े विद्वान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। उनके जोड़ का इस नगर में दूसरा नहीं। मैं उन्हें निमंत्रण देना भूल गया, अभी सुधाई। रानी, आपकी इच्छा हो तो बुला लीजिए, मगर आने जाने में देर होगी। भोजन परोस दिया गया है। मोटे राम ने कहा, मैं अभी आता हूँ सरकार, दौड़ता हुआ जाऊंगा। रानी, अरे भाई मोटर ले लीजिए। पंडित जी चलने को तैयार हुए, तब सोना ने कहा, तुम्हें आज क्या हो गया है कि उसे क्यों बुला रहे हो? कोई साथ देने वाला भी तो होना चाहिए। तो मैं क्या तुमसे दब जाती? पंडित ने मुस्कुरा कर कहा, तुम जानती नहीं, घर की बात और है, दंगल की बात और। पुराना खिलाड़ी मैदान में जाकर जितना नाम करेगा उतना नया नया पट्टा नहीं कर सकता। वहां बल का काम नहीं, साहस का काम है। बस यहाँ भी वही हाल समझो। कहीं लड़के सो जाए तो और भूख खुल जाएगी। जगह तो मैं लूंगा ही। देख लेना, आज वह तुम्हें पछाड़ देगा। उसके पेट में तो शनिचर है। मोटे राम ने कहा, बुद्धि की सर्वत्र प्रधानता रही है। यह समझो कि भोजन करने की कोई विद्या ही नहीं, इसका भी एक शास्त्र है, जिसे मथुरा के शनिचरानंद महाराज ने रचा है। चतुर आदमी बड़ी थोड़ी सी जगह में गृहस्थी का सब सामान रख देता है। अनाड़ी बहुत सी जगह में भी यही सोचता है कि कौन सी वस्तु कहाँ रखूं। गंवार आदमी पहले से ही हबक हबक कर खाने लगता है और चट
एक लोटा पानी पीकर अफर जाता है। चतुर आदमी बड़ी सावधानी से खाता है। उसको कौर नीचे उतारने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। देर तक भोजन करते रहने से वह सुपाच्य भी हो जाता है। चिंतामणि मेरे सामने क्या ठहरेगा? चिंतामणि जी अपने आंगन से उदास, चिंतामणि इधर अपने घर पे बैठे हुए हैं। बेचारे जिसको अपना परम हितैषी समझते थे, उसने आज उनको दगा दे दिया। दावत में साथ लेके नहीं गया, अकेले अब खा रहा होगा। अब बड़े बढ़िया पदार्थ उसके सामने आ रहे होंगे। चिंतामणि जी की लार टपक रही है। तभी मोहन भोग अब सोच रहे हैं कि अब मोहन भोग आया होगा। हाय रे दुर्भाग्य, मैं यहाँ पड़ा सड़ रहा हूँ। वाह, यह बहार बड़े निर्दयी हो मोटे राम, तुमसे इस निष्ठुरता की आशा न थी। उनकी पत्नी अमृति देवी बोली, तुम इतना दिल छोटा क्यों करते हो? पितृपक्ष आ ही रहा है, ऐसे ऐसे न जाने कितने आएंगे। चिंतामणि आज किसी अभागे का मुंह देखकर उठा था। लाओ तो पत्थर, देखो कैसा मुहूर्त है। अब नहीं रह जाता, सारा नगर छान डालूंगा, कहीं तो पता चलेगा। नसिका तो दाहिनी चली रही है। एकाएक मोटर की आवाज आई। उसके प्रकाश से पंडित जी का सारा घर जगमगा उठा। वे खिड़की से झांकने लगे तो मोटे राम को मोटर से उतरते देखा। एक लंबी सांस लेकर चारपाई पर गिर पड़े। मन में कहा कि दुष्ट, भोजन करके अब यहाँ मुझसे बखान करने आया है। अमृता देवी ने पूछा, कौन है दहीजार, इतनी रात को जगावत है? मोटे राम ने कहा, हम हैं हम, गाली ना दो। अमृति, अरे मुहि जो से, ते कौन कहते हैं हम हैं हम, को जाने ते कौन? मोटे राम ने कहा, अरे हमारी बोली नहीं पहचानती हो? खूब पहचान लो, हम हैं तुम्हारे देवर। अमृति, ए दूर, ए देवर तोरे मुंह में का लागे? तो लहास उठे, हमार देवर बनत है दहीजार। मोटे राम ने कहा, अरे हम हैं मोटे राम शास्त्री, क्या इतना भी नहीं पहचानती? चिंतामणि जी घर पे हैं। अमृति ने किवाड़ खोल दिया और तिरस्कार भाव से बोली, अरे तुम थे तो नाम क्यों नहीं बताते थे? जब इतनी गालियां खा ली तो बोल निकला, क्या है क्या? मोटे, कुछ नहीं, चिंतामणि जी को शुभ संवाद देने आया हूँ। रानी साहब ने उन्हें याद किया है। अमृति, भोजन के बाद बुलाकर क्या करोगे? मोटे राम, अभी भोजन कहाँ हुआ? मैंने जब उनकी विद्या, कर्म निष्ठा, सत्य विचार की प्रशंसा की तब रानी जी मुग्ध हो गई। मुझसे कहा कि उन्हें मोटर पर लाओ। क्या सो गए? चिंतामणि चारपाई पे पड़े पड़े सुन रहे थे। जी में आता था चलकर मोटे राम के चरणों पे गिर पड़े। उनके विषय में अब तक जितने भी कुत्सित विचार उठे सब लुप्त हो गए। ग्लानि का आविर्भाव हुआ, रोने लगे। अरे भाई, आते हो या सोते ही रहोगे? यह कहते हुए मोटे राम उनके सामने जाकर खड़े हो गए। चिंतामणि, तब क्यों ना ले गए जब इतनी दुर्दशा कर लिए? तब आए, अभी तक पीठ में दर्द हो रहा है। मोटे राम, अजी वह तरमाल खिलाऊंगा कि सारा दर्द वर्द गायब हो जाएगा। तुम्हारे जजमानों को भी ऐसे पदार्थ मिलते नहीं होंगे खाने के लिए। आज तुम्हें पद कर पछाड़ूंगा। चिंतामणि, तुम बेचारे मुझे क्या पछाड़ोगे? सारे शहर में तो कोई दूसरा माइका लाल दिखाई नहीं देता, हमें शनिचर का इष्ट है। मोटेराम शास्त्री, अजी यहाँ बरसों तपस्या की है, भंडारे का भंडारा साफ कर दूं। इच्छा ज्यों की त्यों बनी रहे, बस यही समझ लो कि भोजन करके हम खड़े नहीं रह सकते। चलना तो दूसरी बात है, गाड़ी पर लद कराते हैं। चिंतामणि, तो यह कौन बड़ी बात है? यहाँ तो तिखटी पर उठाकर लाए जाते हैं। ऐसी सी डकारे लेते हैं कि जान पड़ता है बम गोला छूट रहा है। एक बार खुफिया पुलिस ने बम गोले के संदेह में घर की तलाशी तक ले ली थी। मोटे राम शास्त्री ने, झूठ बोलते हो, कोई इस तरह नहीं डकार सकता। चिंता, अच्छा तो आकर सुन लेना, डर कर भाग ना जाओ तो सही। एक क्षण में दोनों मित्र मोटर बैठे, गाड़ी चल दी। रास्ते चिंतामणि को शंका हुई, कहीं ऐसा ना हो कि पंडित मोटेराम का पिछलग्गू समझा जाऊं, मेरा यथेष्ट सम्मान ना हो। उधर पंडित मोटेराम को भय हुआ, कहीं ये वहां से मेरे प्रतिद्वंदी ना बन जाए और रानी साहिबा पर अपना रंग न जमा ले। दोनों अपने अपने मंसूबे बांधने लगे। ज्यों ही मोटर रानी के भवन में पहुंची, दोनों वहां से उतरे। अब मोटेराम चाहते कि पहले मैं रानी के पास पहुंचूं, कह दो कि पंडित को ले आया। चिंतामणि चाहते थे कि पहले मैं रानी के पास पहुंचूं और अपना रंग जमा दूं। दोनों कदम बढ़ाने लगे। चिंतामणि हल्के थे तो थोड़ा तेज चल रहे थे। मोटे राम दौड़ने लगे, चिंतामणि भी दौड़े। घुड़दौड़ सी होने लगी, मालूम होता कि दो गेंडे भागे जा रहे हैं। अंत में मोटे राम हाँफते हुए कहा, राजसभा में दौड़ते हुए ना जाना उचित नहीं होगा। चिंतामणि, तुम धीरे धीरे आओ ना, दौड़ने कौन कहता है? मोटे राम ने कहा, जरा रुक जाओ यार, मेरे पैर में कांटा गड़ गया तो निकाल लो, तब तक मैं चलता हूँ। ना, मैं ना कहता तो रानी तुम्हें पूछती भी ना। मोटे राम ने बहुत बहाने की, चिंतामणि एक ना सुनी। भवन भवन में पहुंचा। रानी साहब बैठी कुछ लिख रही थी और रह रहकर द्वार की ओर देख रही थी। सहसा पंडित चिंतामणि ने उनके सामने आ खड़े हुए और
यूं स्तुति करने लगे, हे यशोदे तू बाल बाल केशव मुरार नामा। रानी क्या मतलब, अपना मतलब कहो। चिंतामणि, सरकार को आशीर्वाद देता हूँ, सरकार ने इस दास चिंतामणि को निमंत्रित करके कितना अनुग्रहित किया है, उसका बखान शेषनाग अपनी सहस्त्र जिह्वा द्वारा भी नहीं कर सकते। रानी तुम्हारा ही नाम चिंतामणि है, वे कहाँ रह गए? पंडित मोटेराम शास्त्री चिंतामणि पीछे आ रहे हैं सरकार, मेरे बराबर आ सकता है भला? मेरा तो शिष्य है। रानी अच्छा, तो वे आपके शिष्य हैं। चिंतामणि, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता, विद्वानों को नम्र होना चाहिए, पर जो यथार्थ है वह तो संसार जानता है। सरकार, मैं किसी से वाद विवाद नहीं करता, यह मेरा अनुशीलन यानी है नहीं। मेरे शिष्य भी बहुधा मेरे गुरु बन जाते हैं, पर मैं किसी से कुछ नहीं कहता, जो सत्य है वह सभी जानते हैं। इतने में पंडित मोटेराम गिरते आपते पहुंचे। यह देखकर कि चिंतामणि भद्रता और सभ्यता की मूर्ति बने खड़े हैं, वे देवोपम शांति के साथ खड़े हो गए। रानी, पंडित चिंतामणि बड़े साधु प्रकृति में विद्वान हैं, आप इनके शिष्य हैं, फिर भी वे आपको अपना शिष्य नहीं कहते। मोटेराम, सरकार मैं इनका दासानुदास हूँ। चिंतामणि का, जगतारणी मैं इनका चरण रज हूँ। मोटेराम कह रहे हैं, रिपुदल संहारणी मैं इनके द्वार का कुकुर हूँ। मतलब चिंतामणि और मोटेराम एक दूसरे को कह रहे हैं। रानी, आप दोनों सज्जन पूज्य हैं, एक बढ़कर हैं, चलिए भोजन कीजिए। सोनाराम बैठी पंडित मोटाराम की राह देख रही थी। पति की इस मित्र भक्ति पर उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। बड़े लड़कों के विषय में तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन छोटे बच्चों के सो जाने का भय था। उन्हें किस्से कहानियां सुना सुना के बहला के जगाए हुए थी। भंडारी ने आकर कहा, महाराज चलो, दोनों पंडित जी आसन पर बैठ गए। फिर क्या था, बच्चे कूद कूद कर भोजन शाला में जा पहुंचे। देखा तो पंडित दो वीरों की भांति आमने सामने डटे हुए, दोनों अपना अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए अधीर हो रहे हैं। चिंतामणि, भंडारी जी तुम परोसने में बड़ा विलंब करते हो, क्या भीतर जाकर सोने लगते हो? भंडारी ने कहा, सिपाही मार बैठे रहो, जान जौन कुछ होई सब आए जाई, घबराए का नहीं हो। तुम्हारे सिवा और कोई जिवैया नहीं बैठा ही यहाँ, वो खाने वाला नहीं है। मोटे राम, भैया भोजन करने के पहले कुछ देर सुगंध का स्वाद तो ले लो। चिंतामणि जी, अजी सुगंध गया चूल्हे में, सुगंध देवता लोग लेते हैं, अपने लोग तो भोजन करते हैं। मोटे राम, अच्छा बताओ, पहले किस चीज पर हाथ फेरोगे? चिंतामणि ने कहा, मैं जाता हूँ भीतर, सब चीजें एक साथ ले आता हूँ। मोटे राम, धीरे धरो भैया, सब पदार्थों को आ जाने दो, ठाकुर जी का भोग तो लग जाए। तो बैठे क्यों हो, तब तक भोग ही लगाओ, एक बाधा तो मिटे, नहीं तो लाओ मैं छटपट भोग लगा देता हूँ, व्यर्थ देर करोगे। इतने में रानी आ गई। चिंतामणि सावधान हो गए, रामायण की चौपाइयों का पाठ करने लगे। रहा एक दिन अवध अधारा, समुझित मन दुख भयो अपारा, कोसलेस दशरथ के जे, हम पितु बचन मानि बन आए, उलटी पलटी लंका कपि जारी, कूद पड़ा तब सिंधु मझारी, यही पर यही पर जाकर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमान हृदय अति भाए। पंडित मोटे राम ने देखा कि चिंतामणि का रंग जमता जाता है, तो वे भी अपनी विद्वता प्रकट करने को व्याकुल हो गए। बहुत दिमाग लगाया, पर कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई कविता याद ना आई। उन्होंने सीधे राम राम का पाठ ही करना आरंभ कर दिया। राम भज राम भज रे मन, इतना तेज तेज चलने लगे कि चिंतामणि जी को भी स्वर को ऊंचा करना पड़ा। मोटे राम जोर से गरजने लगे, चिंतामणि भी जोर से गरजने लगे। इतने भंडारी ने कहा, महाराज अब भोग लगाइए। यह सुनकर उस प्रतिस्पर्धा का अंत हुआ, भोग की तैयारी हुई। बाल वृद्ध सजग हो गए, मतलब बच्चे सजग हो गए। किसी ने घंटा लिया, किसी ने घड़ियाल, किसी ने शंख, किसी ने करताल। चिंतामणि ने आरती उठा ली। मोटे राम मन में ऐठ कर रह गए। रानी के समीप जाने का अवसर उनके हाथ से निकल गया, पर यह किसे मालूम था कि विधि वाम उधार कुछ और ही कुटिल, तब सिस्टम वहां पे महारानी जी की सेटिंग कुछ और ही थी। क्या करना चाह रही थी? आरती समाप्त हो गई थी। भोजन शुरू होने के ठीक पहले एक कुत्ता जाने न जाने किधर से आ गया और पंडित चिंतामणि के हाथों से एक लड्डू छूट करके थाल में गिर पड़ा। पंडित मोटेराम अचकचा कर रह गए, सर्वनाश, भाई कुत्ता निकल गया थालियों के ऊपर से, तो पूरा खाना जो है सब चौपट हो गया। चिंतामणि ने मोटेराम से इशारे में कहा, अब क्या कहते हो मित्र, कोई उपाय निकालो, यह तो कमर टूट गई। मोटेराम ने लंबी सांस खींचकर कहा, अब क्या हो सकता है, ये ससुर आया किधर से? रानी पास ही खड़ी थी, उन्होंने कहा, अरे कुत्ता किधर से आ गया, या रोज बंधा रहता, आज कैसे छूट गया? अब तो रसोई भ्रष्ट हो गई। चिंतामणि, सरकार, आचार्य ने इस विषय में। मोटेराम, कोई हर्ज नहीं सरकार, कोई हर्ज नहीं है। सोना,
ने कहा भाग ही फूट गया। जोहत जोहत आधी रात, देखते देखते आधी रात बीत गई। तब यह विपत्ति कहाँ से फाट पड़ी। चिंतामणि ने कहा सरकार, स्वान के मुख में अमृत होता है, तो मोटे राम तो अब आज्ञा हो तो चले। रानी, हाँ और क्या, मुझे बड़ा दुख है कि इस कुत्ते ने आज इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। तुम बड़े गुस्ताख हो गए हो टॉमी। भंडारी ने पत्थर उठाकर मेहतर को दे दिए। चिंतामणि ने कहा सोना से छाती फटी जाती है। सोना को बालकों पर दया आई। बेचारे इतनी देर से देवोपम धैर्य के साथ बैठे हुए थे, बस चलता तो कुत्ते का गला घोट देती। बोली, लड़कन को तो दोष नहीं परत है, इन्हें काहे नहीं खवाए देत हो। चिंतामणि, मोटे राम महादुष्ट है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सोना ऐसे तो बड़े विद्वान बने हैं, अब काहे नहीं बोलत बनत। मुंह में दही जम गया का, जीभ है नहीं खुलत है। चिंतामणि, सत्य कहता हूँ, रानी को चकमा दे देता। उस दुष्ट के मारे सब खेल बिगड़ गया। सारी अभिलाषाएं अभिलाषाएं मन में रह गई। ऐसे पदार्थ अब कहाँ मिल सकते हैं। सोना सारी मनसुई निकल गई। घर ही में गरज के शेर हैं। रानी ने भंडारी को बुलाकर कहा, इन छोटे छोटे तीनों बच्चों को खिला दो, ये बेचारे क्यों भूखे मरे। क्यों फेकूराम, मिठाई खाओगे ना। फेकूराम, इसीलिए तो आए हैं। रानी, कितनी मिठाई खाओगे। फेकू, बहुत सी, हाथों से बताता है। इतनी। रानी, बहुत अच्छी बात है, जितनी खाओगे उतनी मिलेगी, पर जो मैं पूछूंगी बताना पड़ेगा, बताओगे ना। फेकू ने कहा, हाँ बिल्कुल पूछिए, बताऊंगा। रानी, झूठ बोले तो एक मिठाई ना मिलेगी, समझ गए। फेकू, मत दीजिएगा, मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं। रानी, अपने पिता का नाम बताओ। मोटे राम, बालकों को हरदम सब बातें स्मरण नहीं रहती, बीच में टोकते हुए बोल रहे हैं। उसने तो आते ही आते बता दिया था। रानी ने कहा, मैं फिर पूछती हूँ, इसमें आपको क्या समस्या है। चिंतामणि ने कहा, नाम पूछने में कोई हर्ज नहीं है। मोटे राम, तुम चुप रहो चिंतामणि, नहीं तो ठीक ना होगा। मेरे क्रोध को अभी तुम जानते नहीं हो, दबा बैठूंगा तो रोते भागोगे। रानी ने, आप तो व्यर्थ ना क्रोध कर रहे हैं, बोलो फेकुराम, चुप क्यों हो। मेरी मिठाई, फिर मिठाई नहीं पाओगे। चिंतामणि, महारानी की इतनी दया दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, बता दो बेटा। मोटे राम ने कहा, चिंतामणि जी, मैं देख रहा हूं तुम्हारे अधीन आ गए हैं। वह नहीं बताता तुम्हारा साझा आए वहां से बड़े खैरख्वाह बन के। सोना, अरे वह लड़कन से ई सब पवारा से का मतलब। तुमका धर्म से परे मिठाई दो, ना धर्म परे ना दो। ई का बाप का नाम बताओ तब मिठाई दे, ये क्या मतलब। फेको राम ने धीरे से कोई नाम लिया। इस पर पंडित जी ने उसे इतने जोर से डांटा कि उसकी आधी बात मुंह में ही रह गई। रानी, क्यों डांटते हो, उसे बोलने क्यों नहीं देते, बोलो बेटा। मोटे राम, आप अपने द्वार पर बुलाकर हमारा अपमान कर रही हैं। चिंतामणि, इसमें अपमान की कौन सी बात, नाम ही तो पूछ रही भाई। मोटे राम, अब हम इस द्वार पर कभी नहीं आएंगे, यह सत्पुरुषों का अपमान होता है। अलगू कहिए तो मैं चिंतामणि को एक पटक पटकनी दे दूं। मोटे राम, नहीं बेटा, दुष्टों को परमात्मा स्वयं दंड देगा। चलो यहाँ चलो, आप भूल कर यहाँ नहीं आएंगे। खिलाना पिलाना कुछ नहीं, द्वार पर आकर ब्राह्मणों का अपमान करना। अभी तो देश में आग लगी हुई है। चिंतामणि, मोटे राम, महारानी के सामने तुम्हें इतनी कटु बात नहीं करनी चाहिए थी। बस चुप ही रहना, नहीं तो सारा क्रोध तुम्हारे ही सिर जाएगा। माता पिता पता नहीं ब्राह्मण बनने चले हैं। कौन कहता है ब्राह्मण हो। चिंतामणि, जो कुछ कहो भैया, कह लो, चंद्रमा पर थूकने से अपने मुंह पर ही पड़ता है। जब तुम धर्म का एक लक्षण नहीं जानते हो, तब तुमसे क्या बात करूं। ब्राह्मण को धैर्य रखना चाहिए। मोटे राम, पेट के गुलाम हो, ठकुर सोहाती कर रहे हो। एक आध पत्तल मिल जाए, यहाँ मर्यादा का पालन करते हैं। चिंतामणि, कह तो दिया भाई कि तुम बड़े मैं छोटा, अब और क्या कहूं। तुम सत्य कहते होगे, मैं ब्राह्मण नहीं शूद्र हूँ। रानी, ऐसा ना कहिए चिंतामणि जी, इसका बदला बदला न लिया तो कहना। यह कहते हुए पंडित मोटे राम बालकों को लेकर के घर की ओर चल दिया और भागे कोसते हुए। सोना ने कहा, भंडा फूटत फूटत बच गया। फेकुआ, नाव बताए देत। काहे रे, अपने बाप के नाव बताए देत। फेकू ने कहा, और क्या, वे तो सच सच पूछती थी। मोटे राम, चिंतामणि ने रंग जमा लिया, अब आनंद से भोजन करेगा। सोना, तुम्हारे को विद्या काम नाई, उत्तौन बाजी मार लेगा। मोटे राम ने कहा, मैं जानता हूँ। रानी ने जानबूझकर कुत्ते को बुलाया। सोना, मैं तो ओकरा मुंह देखा ताड़ गई कि हमका पहचान गई। वह इधर तो वे लोग पछताते चले जाते, उधर चिंतामणि की पांचों उंगलियां घी में थी। आसन मारे भोजन कर रहा था। रानी अपने हाथों से मिठाइयां परोस रही थी। वार्तालाप भी होता जा रहा था। रानी बड़ा धूर्त है, मैं बालकों को देखते ही समझ गई थी। अपनी स्त्री को वेश बदल कर लाते हुए उसे लज्जा नहीं। चिंता मणि ने कहा, मुझे कोस रहे होंगे। रानी,
मुझसे उड़ने चला था, मैंने भी कहा था, बच्चा तुमको आज ऐसी शिक्षा दूँगी कि भर की उम्र भर याद करोगे। टॉमी को बुला लिया। चिंतामणि ने कहा, सरकार आपकी बुद्धि धन्य है। दोस्तों कहानी कैसी लगी? और बीच में थोड़ा-सा खाँसी आ गया और उसके लिए डिस्टर्ब हुआ, तो उसके लिए भाई सॉरी। और बिल्कुल ध्यान से कहानी सुनिएगा, मिलते हैं फिर अगली और इस ऐसी तरह की मज़ेदार कहानी के साथ। नमस्कार।